ऑलराइट, हेलो गाइज, वेलकम बैक। गाइज, आज मैं आप लोगों के लिए साउथ की एक जबरदस्त मूवी लेकर आया हूँ। जबरदस्त इसलिए क्योंकि इस फिल्म को IMDb पर 8.2 स्टार्स मिले हुए हैं। और किसी भी मूवी को इतने स्टार्स मिलने का क्या मतलब होता है, ये शायद आपको बताने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट अगर मैं इस मूवी को 2024 की वन ऑफ द बेस्ट हॉरर थ्रिलर मूवी बोलूं तो गलत नहीं होगा। सो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स जंप टू द स्टोरी। फिल्म की शुरुआत में हमें हिरण्यकश्यप वाली स्टोरी बताई जाती है, जहां भगवान नरसिंह ने अपने क्रोध से हिरण्यकश्यप को खत्म किया था। लेकिन भगवान नरसिंह का क्रोध काफी ज्यादा बढ़ गया था, जिसे खुद भगवान लोग भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में खुद भगवान शिव एक गरुड़ के रूप में भगवान नरसिंह को रोकने के लिए निकलते हैं। लेकिन यहाँ भगवान नरसिंह के क्रोध से 2 सर वाला एक पक्षी उत्पन्न होता है, जिससे कि लड़ाई और भी ज्यादा घमासान हो जाती है। ये लड़ाई कई दिनों तक चलती है और इससे पूरा ब्रह्मांड ही नष्ट हो सकता था। ऐसे में फाइनली गॉडेस ऑफ पावर यानी प्रत्यांगिरा माता को आना पड़ता है और वो भगवान नरसिंह के क्रोध को शांत करती हैं। इसीलिए लोग प्रत्यांगिरा माता को पूजते हैं और माता भी बुरी शक्तियों से इन गांव वालों की रक्षा करती हैं। यहाँ से कहानी भारत के एक गांव पे शिफ्ट होती है और ये साल है 1922 का। इस गांव के अंदर हम 3 अजीब इंसिडेंट देखते हैं। पहले इंसिडेंट में एक औरत जो कि एकदम नॉर्मल थी और अपने पति के साथ रहती थी, वो अचानक से अपने घर के बाहर जाती है और अपने हाथ को काट के उसे खाने लगती है। सेकेंड इंसिडेंट में एकदम सिंपल और नॉर्मल सा दिखने वाला आदमी साइकिल पर कहीं जा रहा होता है और एक आवाज सुनते ही वो साइकिल से उतरकर अपना सर पेड़ की नुकीली डाल पे दे मारता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। थर्ड इंसिडेंट में एक बच्ची अपने ही कान को काट के उसे चबाने लगती है। अब इन घटनाओं से एक बात तो साफ थी कि गांव में कुछ तो गलत हो रहा है। इसीलिए गांव वाले वहां के जमींदार के पास जाते हैं। जमींदार उनकी बात सुनता है और इसके बाद वो अपने महल के अंदर जाता है, जहां हम उसकी माँ को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा बूढ़ी थी और उनकी फिजिकल कंडीशन भी बहुत अजीब थी। ऐसा लग रहा था मानो उनके शरीर पर किसी तरह का श्राप लगा हुआ हो। वो बूढ़ी औरत जमींदार से कुछ तो कहती है, जिसके बाद वो महल में रखे गहने और खजाने को एक घोड़े पे लाद लेता है और महल से जाने लगता है। बेसिकली जमींदार अपने घर परिवार को छोड़कर जा रहा था ताकि वो गांव पे आए हुए श्राप का समाधान निकाल सके। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है। प्रेजेंट टाइम में हम इसी गांव के कुछ लोगों को देखते हैं जो कि एक मृत आदमी की लाश को कहीं ले जा रहे होते हैं। इनकी बातों से हम समझ पाते हैं कि गांव में जब भी कोई मरता है तो यहाँ के लोग उस मृत आदमी की लाश को जंगल के एक सर्टेन एरिया में रख देते हैं। इस एरिया के अंदर ये लोग 2 मिनट से ज्यादा नहीं बिताते और लाश को वहीं छोड़कर निकल जाते हैं। तभी एक अजीब क्रीचर इस लाश को खींच ले जाता है ताकि वो उसे खा सके। अब ये जो जंगल का एरिया था, इसे चारों तरफ से धागों से बांधा गया था। ट्रीज पर पूजा वगैरह किया गया था, यानी कि ये एक काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्टेड एरिया था। आगे हम मूवी के हीरो से मिलते हैं, जिसका नाम लिंगम है और वो अपने बेस्ट फ्रेंड मूर्ति के साथ शराब बनाकर बेचने का काम करता था। लिंगम अनाथ है, लेकिन मूर्ति के पिता लिंगम को अपने बेटे की तरह मानते हैं। लिंगम गाँव की एक लड़की को पसंद करता था, जिसका नाम पधु है। पधु भी लिंगम को कहीं न कहीं पसंद करती थी। इस गाँव का जो करंट जमींदार है, उसका नाम है वीर राजू और वो बहुत ही बुरा इंसान है। वो लोगों को कुछ पैसे लोन पर देकर उनकी जमीनें हड़प लेता था और इंटरेस्ट इतना हाई रखता था कि लोग जनरेशंस तक अपनी जमीन को वापस ही नहीं ले पाते थे। इनफैक्ट अगर कोई सारे पैसे चुकाकर भी जमींदार से कागज वापस लेने के लिए आता था तो वीर राजू उसे मार देता था। वहीं वीर राजू का भाई बाली भी इन काले कारनामों में अपने बड़े भाई का साथ देता था और इसके अलावा वो गांव की औरतों के साथ भी गलत करता था। आगे हम गांव के अंदर एक रिचुअल को देख पाते हैं, जहां लोग गांव को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरे गांव के एरिया में कलरफुल चावल छिड़कते हैं और इस रिचुअल की रात गांव के किसी भी इंसान को घर से बाहर निकलना मना था। अब आगे की सीन में हम लिंगम और पधु को देखते हैं, जहां दोनों एक दूसरे से फ्लर्ट कर रहे थे। बट यहाँ दिक्कत वाली बात यह थी कि बाली की नजर अब पधु पर थी और प्रॉब्लम तब और भी ज्यादा बढ़ जाती है जब एक दिन बाली एक बूढ़े आदमी की ग्रैंड डॉटर को उठाकर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन पधु एक नुकीली औजार से बाली को डरा के उस बच्ची को बचा लेती है। यानी बाली अब लिटरली पधु से गुस्सा हो चुका था और उसे किसी भी तरह से पधु से बदला लेना था। ऐसे में वीर राजू बाली को ये कह के उकसाता है कि जाओ पधु के साथ गलत करो। तो उस रात बाली अपने आदमियों के साथ पधु पर हमला कर देता है, लेकिन इन वक्त पर लिंगम आके बाली और उसके आदमियों को पीट पीट कर भगा देता है। इस घटना के बाद से लिंगम और पधु और भी क्लोज हो गए थे। वहीं बाली अब बदले की आग में झुलस रहा था। अब दोस्तों, इन घटनाओं के बीच 2 इंसिडेंट होते हैं। पहले इंसिडेंट में एक प्रेग्नेंट लेडी अपनी बच्ची को फॉलो करते हुए जंगल में जाती है, जहाँ वो उस
रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर चली जाती है और ऐसा करते ही वो अजीब सा दिखने वाला क्रीचर उस लेडी को मारकर उसे खाने लगता है। वहीं दूसरे इंसिडेंट में हम एक तांत्रिक को देखते हैं जो कि एक औरत के अंदर से भूत भगा रही होती है। वो कुछ रिचुअल्स करती है और इस सीन से एक बात तो क्लियर थी कि इस औरत के अंदर कुछ शक्तियां तो जरूर हैं। खैर आगे हम लिंगम को देखते हैं जो कि पधु के पिता से पधु का हाथ मांगता है। पधु के पिता सीधा मना कर देते हैं। वो कहते हैं लिंगम एक तो दारू बेचता है और खुद भी दारू पीता है। इसके अलावा उसके पास जमीन वगैरह भी कुछ नहीं है। हाँ, एक 2 एकड़ की जमीन जरूर है, लेकिन वो जमीन भी खुद लिंगम के दादाजी ने जमींदार के पास गिरवी रख दी थी और उस लोन का पैसा ना तो लिंगम के दादाजी चुका सके थे और ना लिंगम के पिता, और अब लिंगम भी नहीं चुका पाएगा। इस बात पे लिंगम एक शर्त रखता है कि अगर वो जमींदार के पास से अपने जमीन के कागजात वापस ले आता है तो पधु के पिता को पधु की शादी लिंगम से करवानी होगी। इस शर्त पर पधु के पिता मान जाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि लिंगम अपने जमीन के कागजात जमींदार से कभी वापस ले ही नहीं पाएगा। लिंगम अगले ही सीन में वीर राजू के घर जाता है और कहता है कि उसे उसके 2 एकड़ वाली जमीन के कागजात चाहिए क्योंकि उसकी 3 पीढ़ियां इस लोन को चुकाते आ रही हैं। तो ऐसे में लोन का अमाउंट तो क्लियर हो ही चुका होगा, यानी कि जमींदार उसे ठग रहा था। वीर राजू कागज देने से साफ मना करता है और ऐसे में लिंगम मारपीट करने के लिए तैयार था। सिचुएशन को गंभीर होता हुआ देख वीर राजू यहाँ एक गेम खेलता है। वो लिंगम से कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी 2 एकड़ जमीन के बदले 4 एकड़ जमीन दूंगा, लेकिन ये 4 एकड़ जमीन जंगल वाला जमीन होगा। लिंगम इसके लिए मान जाता है और वीर राजू तुरंत ही उसके नाम 4 एकड़ जमीन लिख देता है और कागज भी दे देता है। बट यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि ये 4 एकड़ वाला एरिया वही एरिया था जो कि रिस्ट्रिक्टेड था, यानी कि जहाँ वो क्रीचर रहता था। वीर राजू को अच्छे से पता था कि उस एरिया में जो भी जाता है वो जिंदा लौट कर नहीं आता। ऐसे में वो जमीन उसके किसी भी काम की नहीं थी, ना ही उसे कोई खरीद सकता था और ना ही वहाँ कोई रह सकता था। इसीलिए उसने वो जमीन लिंगम को दे दिया। यहाँ हम फिर से देखते हैं कि उस एरिया में एक इंसान जाता है जिसे वो क्रीचर मारकर खा जाता है। खैर अब क्योंकि लिंगम के पास 2 एकड़ के बदले 4 एकड़ की जमीन आ चुकी थी, तो ऐसे में पधु के पिता को अपनी बेटी की शादी लिंगम से करवानी पड़ती है। यहाँ हम एक बात और जान पाते हैं कि लिंगम को किसी तरह का नाइटमेयर आता था जो कि शायद उसके बचपन के ट्रॉमेटिक इंसिडेंट के कारण आता था। दरअसल बचपन में लिंगम के दादाजी उसकी आंखों के सामने ही उस क्रीचर के द्वारा उसी रिस्ट्रिक्टेड एरिया में मारे गए थे। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि इससे तो लिंगम को जरूर पता होगा कि जंगल का वो एरिया काइंड ऑफ यूजलेस है, बट फिर भी उसने वीर राजू के 4 एकड़ वाली डील क्यों मान ली। यही तो इस फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट है जो कि एंड में रिवील होगा। फिलहाल के लिए मैं आपको वो बातें बता देता हूँ जो कि लिंगम के दादाजी ने उसे बताया था। उन्होंने बताया था कि एक बहुत ही निर्दयी राजा था जो कि हर राज्य को हड़पने में लगा हुआ था। उसकी वजह से कई शाही परिवार मारे गए थे। उसने यही सेम काम कलिंगा राज्य के साथ भी किया था जो कि उसी एरिया के आसपास थी, और ऐसा कहा जाता है कि उस रिस्ट्रिक्टेड एरिया वाले जंगल में ही कहीं न कहीं कलिंगा साम्राज्य का सारा खजाना छिपा हुआ है। एनीवेज आगे हम पधु को देखते हैं जो कि माता प्रतांगिरा के मंदिर गई होती है और मंदिर के बाहर वही तांत्रिक लेडी पधु को वार्न करती है कि तुम्हारे पति के ऊपर मौत का संकट है। इसके बाद हम लिंगम को देखते हैं जो कि अपने दोस्त मूर्ति के साथ उस जंगल वाले एरिया में जाने का प्लान कर रहा होता है ताकि वो 3-4 दिन वहां रह के पूरे 4 एकड़ एरिया को देख सके। तो दोनों दोस्त उस जंगल के रिस्ट्रिक्टेड एरिया की तरफ बढ़ते हैं और वो उस ट्री को भी क्रॉस करके उस एरिया के अंदर घुस जाते हैं और वहाँ एरिया को देखना शुरू करते हैं। बट सरप्राइजिंगली ये क्रीचर उन दोनों पर अटैक नहीं कर रहा था। हालांकि कुछ सीन में ये क्रीचर मूर्ति को खींचने की कोशिश जरूर करता है, लेकिन लिंगम के पास होने की वजह से क्रीचर ऐसा नहीं कर पाता। उस रात वो दोनों वहीं पर सो जाते हैं और अगले दिन फिर से वो दोनों उस एरिया की छानबीन शुरू कर देते हैं। अब लिंगम के इस रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जाने की भनक तो उस तांत्रिक लेडी को भी लग गई थी। वहीं वीर राजू और बाली भी परेशान थे क्योंकि लिंगम 2 दिन से उस एरिया में तो था, लेकिन अब तक वो मारा नहीं गया था और ना ही उसके मरने की कोई खबर आई थी, जबकि नॉर्मली तो लोग उस एरिया के अंदर मिनटों में मारे जाते हैं। वैसे क्योंकि लिंगम जंगल वाले एरिया में था तो उसकी बीवी पधु अकेली थी। ऐसे में बाली पधु को परेशान करने में लग जाता है। बाली कहता है कि जल्दी ही लिंगम वहाँ जंगल में मारा जाएगा और तब वो पधु के साथ गलत करेगा। दूसरी तरफ हमें फिर से लिंगम और उसके दादाजी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ लिंगम के दादाजी कह रहे थे कि उनकी जनरेशंस ने एक बॉक्स को पास ऑन किया था, यानी कि लिंगम की माँ मरने से पहले उसके लिए एक बॉक्स छोड़ के गई है और उस बॉक्स के अंदर कई राज छिपे हुए हैं और हाँ, इस बॉक्स के अंदर ही कई सवालों के जवाब भी मिलेंगे। अब दादाजी के मरने के बाद
बाद वो बॉक्स जंगल के अंदर ही कहीं खो गया था और बचपन से ही लिंगम जंगल के उस रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जाया करता था और उस बॉक्स को ढूंढने की कोशिश करता था। यानी कि दोस्तों लिंगम को ऑलरेडी उस एरिया के बारे में काफी कुछ पता था। इनफैक्ट वो एक दिन उस बॉक्स को ढूंढ भी लेता है। इस बॉक्स के अंदर लिंगम को अपनी माँ के कुछ कपड़े मिलते हैं और साथ ही साथ एक किताब भी मिलती है जिसके अंदर सारे सवालों के जवाब थे। लिंगम इस किताब को ऑलरेडी पढ़ चुका था और अब वो ये सारी बातें मूर्ति को बताना शुरू करता है। तो ये कहानी शुरू होती है 18th सेंचुरी में, जब रुद्रागिरी राज पर माची राजू राज करता था। माची राजू अपने प्रजा की तनिक भी चिंता नहीं करता था। इनफैक्ट वो तो बस दूसरे किंगडम्स को हड़पने में लगा रहता था ताकि उसका धन और बढ़ सके। इवेंचुअली माची राजू की नजर कलिंगा राज पर पड़ती है जिस पर उसने आक्रमण कर दिया। लेकिन उस टाइम पर कलिंगा राज के राजा नरसिम्हा थे जो कि बहुत ही ज्यादा वीर योद्धा थे और ऐसे में माची राजू उस युद्ध को हार जाता है। लेकिन फिर भी माची राजू हार नहीं मानता और वो बार बार कलिंगा राज पर हमला करता है, लेकिन उसे हर बार युद्ध में हार ही मिलती है। इस गम में माची राजू की अचानक मौत हो जाती है और तब रुद्रागिरी की गद्दी को माची राजू का बेटा बाइलुडू संभालता है। बाइलुडू अपने पिता की आखिरी इच्छा पूरी करना चाहता था। ऐसे में उसने भी कलिंगा राज पर हमला कर दिया, लेकिन उसे भी अपने पिता की तरह हार ही मिली। इस पॉइंट पर बाइलुडू को पता चल चुका था कि वो कलिंगा राज को कभी भी जीत नहीं सकता और इसीलिए वो असुर शक्ति की सहायता लेने की सोचता है। वो धाड़का नाम के एक इविल तांत्रिक के साथ मिलकर काफी ब्लैक मैजिक करता है जिससे एक दानव का निर्माण हुआ और उस दानव का नाम था असुरा दक्षी। दोस्तों दक्षी वही मॉन्स्टर है जो कि उस रिस्ट्रिक्टेड एरिया में फिलहाल रहता है। खैर दक्षी की मदद से बाइलुडू फाइनली कलिंगा राज को हरा पाया, जिसके बाद वो कलिंगा राज का सारा खजाना वगैरह लूट लेता है। कलिंगा के राजा नरसिम्हा अपनी बेटी महाकलिंगा और चोला कलिंगा को राज्य से भगवा देते हैं ताकि उनकी ब्लड लाइन जिंदा रह सके। अब भले ही कलिंगा राज हार गया, लेकिन बाइलुडू का साम्राज्य भी ज्यादा दिन नहीं चल पाया क्योंकि कुछ ही दिनों के बाद मानो बाइलुडू की साम्राज्य पर श्राप सा लग गया जहाँ लोग बीमारी की वजह से मरने लगे। और तो और दक्षी को भी अब इंसानी मांस का स्वाद लग गया था और वो बाइलुडू के लोगों को ही मारकर खाने लगा था। आलम ये था कि दक्षी को धारका और बाइलुडू भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में बाइलुडू की बीवी जिनका नाम शकुंतला देवी था, वो एक काफी बड़े साधु गिरी महर्षि से इन सब प्रॉब्लम को खत्म करने का उपाय पूछती हैं। महर्षि बताते हैं कि जीत के लिए बाइलुडू ने जो गलत रास्ता चुना था उससे राज का सर्वनाश तो होना ही था, लेकिन अभी भी एक तरीका है जिससे इन सबको रोका जा सकता है। बेसिकली शकुंतला देवी को गांव के बॉर्डर पर ग्राम देवता की प्रतिष्ठा करनी होगी, देन प्रत्यांगिरा माता का मंदिर बनवाना होगा और उन्हें मंगलसूत्र, वस्त्र, सिंदूर, पुष्प, माला वगैरह से पूजना होगा और माफी भी मांगनी होगी। इससे होगा ये कि प्रत्यांगिरा माता गांव में किसी भी एविल को एंटर नहीं होने देंगी। तो दोस्तों अब तक आप समझ गए होंगे कि क्यों ये क्रीचर गांव के बॉर्डर के बाहर जंगल में रहता है और गांव में नहीं आता, क्योंकि गांव को माता प्रत्यांगिरा प्रोटेक्ट कर रही थी। महर्षि आगे बताते हैं कि देवी की प्रतिष्ठा के बाद 12 से 120 वर्षों के अंदर गांव में कुछ तो अजीब घटनाएं शुरू हो जाएंगी। उस टाइम पर फुल मून के दिन 100 कोस दूर भूताला माड़ी के पास पतला गंगा केव के अंदर शकुंतला देवी के खानदान से किसी को जाना होगा, जहां वो कलिंगा राज के सारे ट्रेजर को वापस करेगा और खुद का सेक्रीफाइस भी करेगा। अब जब शकुंतला देवी को पता चलता है कि आने वाले वर्षों में उनके वंश से किसी एक इंसान को खुद का बलिदान देना होगा, तो वो एकदम से परेशान रहने लगी और बेड पर लेट गई। दोस्तों आपको याद होगा फिल्म के स्टार्टिंग में हमने एक अजीब सी लेडी को देखा था। वो लेडी कोई और नहीं बल्कि शकुंतला देवी ही थी और मूवी के स्टार्ट में जो 3 अजीब घटनाएं हुई थी वो एक इंडिकेशन था कि वो समय अब आ चुका है जब शकुंतला देवी के परिवार में से किसी का बलिदान देना होगा। तब 1922 में जमींदार अपने परिवार को छोड़कर घोड़े पर सारा ट्रेजर लेकर गया था। देन उसने सारा ट्रेजर केव के अंदर रख दिया और अपने प्राण भी त्याग दिए, जिससे वो अजीब घटनाएं होना बंद हो गईं। तो दोस्तों ये जो पूरी कहानी थी वो लिंगम को पता चल चुकी थी और लिंगम अब उसी खजाने की तलाश में था, क्योंकि इसी जंगल में कोई केव है जिसके अंदर वो खजाना है। लिंगम समहाउ उस केव को ढूंढ भी लेता है और इस पॉइंट पर हमें कुछ और भी बातें पता चलती हैं। पहली बात ये थी कि लिंगम जानबूझकर वीर राजू से अपना जमीन वापस मांग रहा था, क्योंकि उसे पता था कि ऐसे सिचुएशन में वीर राजू उसे उसी जंगल की जमीन देगा, क्योंकि सबके हिसाब से वो जमीन यूजलेस थी। देखा जाए तो लिंगम पहले भी इस जंगल वाले जमीन में केव ढूंढ सकता था, लेकिन वीर राजू के लोगों और गांव के लोगों को शक हो सकता था। इसीलिए लिंगम ने ये सब प्लान किया ताकि ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जिससे वीर राजू खुद जंगल वाला जमीन लिंगम को दे दे। एक और बात है कि लिंगम मोस्टली कलिंगा साम्राज्य का वारिस भी है, तो इस हिसाब से उस खजाने का असली हकदार भी लिंगम ही था। एनीवेज केव के अंदर फाइनली लिंगम और मूर्ति को वो जगह मिल जाती है जहां 1922 में उस जमींदार ने खुद को सेक्रीफाइस किया था और यहीं पे वो खजाना भी रखा हुआ था। पर प्रॉब्लम ये थी कि वो क्रीचर यानी दक्षी भी उनके पीछे आ चुका था और इतना ही नहीं, बाली भी अपने आदमियों के साथ लिंगम का पीछा करते करते केव में
आ चुका था, क्योंकि वो इस बात से परेशान था कि लिंगम अब तक मारा क्यों नहीं गया, और लिंगम इस रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर अगर जिंदा है तो बाली खुद अपने हाथों से उसे मारेगा। तो बस फिर क्या था, बाली और उसके आदमियों से लिंगम की भिड़ंत हो जाती है और तभी वहां वो मॉन्स्टर भी आ जाता है जो कि बाली और उसके आदमियों को मार के खा जाता है। और अब दक्षी की नजर लिंगम और मूर्ति पे थी। वही दूसरी तरफ हम उस लेडी तांत्रिक को भी देखते हैं जो किसी तरह से तंत्र विद्या के द्वारा लिंगम की मदद करने की कोशिश कर रही होती है। इनफैक्ट वो प्रतांगिरा माता की मदद भी ले रही होती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि लिंगम केव के अंदर एक तलवार उठा लेता है और यहाँ हमें माता प्रतांगिरा भी दिखाई जाती हैं जो कि असुरा दक्षी का अब वध करने वाली हैं इन फॉर्म ऑफ लिंगम। बेसिकली लिंगम प्रतांगिरा माता की शक्तियों की मदद से असुरा दक्षी को खत्म कर सकता है। तो हाँ, लिंगम जो कि कलिंगा का वारिस है वो अपने रेज और प्रतांगिरा माता की आशीर्वाद से दक्षी पर हमला करता है, जिससे दक्षी वहीं पर मारा जाता है। इसके बाद यहाँ का सारा खजाना लिंगम का होता है। मूवी के आखिरी सीन में हम लिंगम को देखते हैं जो कि अब काफी अमीर हो चुका है। वो अपनी पत्नी पदू, अपने दोस्त मूर्ति और उसके पिता के साथ एक गाड़ी में बैठा है। और दोस्तों यहीं पे ये फिल्म खत्म हो जाती है। वेट, फिल्म अभी खत्म नहीं हुई, आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट क्रेडिट सीन भी है। अब दोस्तों पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें कुछ साल आगे की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ फुल मून नाइट पे फिर से एक एविल पावर गाँव में एक इंसान को पोसेस कर लेती है, लेकिन वो लेडी तांत्रिक उस इंसान के अंदर से उस इविल पावर को निकाल देती है, जिसके बाद ये इविल पावर उसी केव के अंदर एक और असुर में तब्दील हो जाता है। इनफैक्ट हमें प्रतांगिरा माता भी दिखाई जाती हैं, जो कि साफ इंडिकेट करता है कि इस असुर को हराने के लिए शायद लिंगम को फिर से वापस आना पड़ेगा और इस बार भी उसे प्रतांगिरा माता का आशीर्वाद चाहिए होगा। अब ये जो नया असुर है, क्या वो दक्षी ही है या उसका ही कोई और रूप या कोई और ही असुर है, इसकी जानकारी हमें नहीं दी गई है। और यहीं पे ये पोस्ट क्रेडिट सीन भी खत्म हो जाता है और फाइनली मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो गाइस, ये थी कलिंगा मूवी की पूरी कहानी। मूवी की कहानी काफी हद तक स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो कि आपको बोर नहीं होने देगा। साथ ही साथ कहानी को जिस तरह से हिंदू मैथोलॉजी से जोड़कर दिखाया गया है वो चीज काफी सही लगती है। इसके अलावा इस फिल्म का मॉन्स्टर एंगल भी मुझे काफी अच्छा लगा। ये फिल्म कुछ तुम्बाड़ की याद दिलाती है। होप कि इसका सेकंड पार्ट भी जल्द ही आएगा। सो गाइस, आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।